बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज बजट से एक दिन पहले वफाकी हुकूमत ने जो इकनॉमिक सर्वे है उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अदाद व शुमार क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, ग्रोथ कैसे मुस्तहकम की जाएगी, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाएगी, शरह नमू में इजाफ़ा मुसलसल कैसे पुख्ता रखा जाएगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और बिलखुसूस ये है कि अगर तमाम इशारे मुस्बत हैं तो फिर महंगाई कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही और बिजली की लोड शेडिंग अचानक क्यों होना शुरू हुई। इन मौज़ूआत पर तफसील से बात, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब के दरमियान जो बदमज़गी हुई, जो हाथापाई तक आन पहुंची, इस इशू से। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ दोस्तों का मशवरा था कि ये गैर संजीदा मौजू है, लेकिन मेरी ये बहस रही कि ये इंतहाई संजीदा मौजू है, क्योंकि ये हमारे रहनुमा हैं। हम इन्हें जब पुकारते हैं हम कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। तो ये रहनुमा हमारे मुआशरे की किस अंदाज़ में रहनुमाई कर रहे हैं, इसलिए ये मामला संजीदा है। और शामी साहब को मैंने कायल किया कि इस पर हमने बात करनी है। तो सर, फ़रीक़ैन पर बात करने से पहले या फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ लेने से पहले, जो छप भी चुका, सोशल मीडिया पर वायरल है, हमने रब्ता किया जनाब जावेद चौधरी साहब से, जो उस प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, मारूफ़ कॉलम नवीस भी हैं, एक अपना उनका नाम और मुकाम है। उनके प्रोग्राम में चूँकि ये वारदात, ये वाक़या पेश आया, तो उनसे हमने रब्ता कर रखा है। टेलीफोन लाइन पर वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब एंड जामी साहब दोनों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। बहुत मेहरबानी। जावेद साहब, ये क्या हुआ, ये दंगल कैसे बर्पा हो गया आपके प्रोग्राम में? पहले तो ये शामी साहब ये गलत है, होना नहीं चाहिए था। बहुत ये सोचनाक वाक़या है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ और मुझे खुद बहुत तासुब का एहसास हो रहा है कि ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि लाइव शोज होते हैं और आप ज़ाहिर खुद भी आप लाइव शो करते हैं, और उसमें अगर आप गेस्ट लेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसी मशीन नहीं है जो ये बता दे कि आज गेस्ट क्या करना चाहते हैं आपके साथ या आपके शो में, या किस वक्त वो भड़क के उठ के खड़ा होके किसी को गिलास मार देगा या कप मार देगा, कुछ अंदाजा नहीं होता। कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। अगर हो तो डेफिनेटली हम अपने शोज में वो उसको भी लगाते। दूसरा, ये जो कल का वाकया है, इसमें हुआ ये था कि ये जब शो स्टार्ट हुआ, हमारा फॉर्मेट हिस्सा है कि मोनोलॉग होता है 5-1 मिनट का, उसके बाद वक्फा होता है, वक्फे के बाद हम वापस आते हैं तो हम अपने गेस्टों का तारफ करवाते हैं। तो ये जब हम गेस्टों को तारफ करवाया और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने गुफ्तगू की, फिर उज़मा बुखारी साहबा है नून लीग की तरफ से, वो आई, उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, फिर कादर मंदोखेल साहब ने अपनी गुफ्तगू स्टार्ट की। फिरदौस आशिक अवान साहबा की एक आदत है कि वो जब कोई गेस्ट बोल रहा हो तो वो दरम्यान में बोलना शुरू कर देती है, उनके नुक्ते उठा लेती है। पहले उन्होंने उज़मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू को इंटरप्ट करने की कोशिश की, वो भी ज़रा नाराज हो गए। कादर मंदोखेल साहब क्योंकि साथ बैठे हुए थे इनके, वो दूसरी खातून DSNG पे थी, तो कादर मंदोखेल साहब को भी उन्होंने जब रोकने की कोशिश की तो वो भी फ्लेयर अप हो गए और उन्होंने भी ज़ाहिर जरा हार्श वर्ड्स उनकी तरफ से भी आए, इनकी तरफ से भी हुए। अब जब इस किस्म की सिचुएशन होती है शामी साहब, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम वक्फा ले लें, ब्रेक ले लेते हैं। तो हमने ब्रेक ली और हमने पहले उनको रोका। जब देखा कि ये रुकने का मामला नहीं है, उससे आगे चली गई, फिर ब्रेक ले लिया और उसमें उन दोनों की आवाज इतनी लाउड है कि वो मेरा माइक भी उसको उठा लेता है और मेरी आवाज दब जाती है, तो उसके फौरन बाद हमने ब्रेक ले ली। लेकिन जो सब इससे पहले ब्रेक पर आप पहुंच गए, इससे पहले अगर कंटेंट की बात करें तो बिजली की कीमतों या बिजली में लोड शेडिंग, इस पे बात, और फिर ट्रेन हादसे पे बात, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, यहाँ से बात ज़ातियात तक कैसे पहुंची वो आप बयान कीजिए। फुटेज आई, ज़ातियात देखिए ज़ातियात एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाना कोई ज़ातियात नहीं होती। ज़ातियात एक डिफरेंट चीज़ है कि मसलन आपकी माँ के बारे में, बहन के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके कबीले के बारे में बात कर दी जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ज़ातियात है। लेकिन जब इश्यूज हो, मसलन फिरदौस आशिक अवान साहब की मिनिस्ट्री का हो, पुराना मिनिस्ट्री का, नई मिनिस्ट्री का, पिछली गवर्नमेंट का, तो एक दूसरे के ऊपर जो करप्शन के इल्जामात और मिसमैनेजमेंट के जो इल्जामात लगते हैं वो तो मीडिया का हिस्सा होते हैं, वो केसेस भी हैं, उनको हम किसी को नहीं रोक सकते। हाल बता कोई गाली दे देगा किसी को, या फिरदौस आशिक अवान साहबा ये कहती हैं, उनका वीडियो पैगाम भी है कि इस टॉक शो के दौरान कादिर मंदोखेल की जानिब से धमकियां दी गई। कादिर मंदोखेल ने बदजुबानी और बदकलामी करते हुए मेरे मरहूम वालिद और मुझे गालियां दी। अपने दिफा में मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। जी आगे क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जब हमने ब्रेक ले ली
ब्रेक ले ली तो वो इन दोनों के दरमियान शुरू हो गया। वो फरदौस आशा गवान साहबा खड़ी हो गई, उन्होंने गिलास उठा लिया, तो कप उठा लिया, वो पानी पुनी फेंक दिया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। दूसरी तरफ से उन्होंने भी की जवाब उन्होंने भी दिया। बहरहाल इस दौरान एक एतराज ये किया जा रहा है कि एंकर ने या स्टाफ ने उनको रोका क्यों नहीं। तो ये जो वाकया था ये 10:25 तक का था। हमने ना सिर्फ इनको कंट्रोल किया, रोका, बिठाया, बल्कि बिठाने के बाद कंट्रोल करने के बाद अगले 2 पार्ट्स भी किए इनके साथ। यानी पूरा शो पूरा हुआ है, उसमें ये नहीं हुआ कि शो खत्म हो गया हो। यानी दोनों उसमें बैठ गए, ये दोनों लेकिन बैठे, तीनों कैसे बैठे? नुक्ता बीच में रह गया सर मेरे सवाल का, अगर आप मुनासिब समझें। मैं ये कर रहा था फिरदौस साहबा का जो वीडियो बयान है, मैंने पढ़ के वो स्टेटमेंट सुनाई कि कादिर मंदोखेल बदजुबानी और बदकुलामी करते हुए मेरे मरहूम वालिद और मुझे गालियां देने पे आ गए। अपने दिफा में मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। नहीं, गाली मंदोखेल साहब ने पहले नहीं दी थी, गाली मैडम ने दी है। गाली जब उन्होंने गाली दी, और गाली जो है ना वो ऑडियो में भी है, क्योंकि उसके बाद जब ये खड़े हुए तो हमारे पीछे से माइक निकल गए थे इनके। हमारे स्टूडियो माइक्स हैं, ये कॉर्डलेस माइक्स तो नहीं है। साहब आपके प्रोग्राम का एक क्लिप है जिसपे बीप आती है, उस बीप में कौन किसे गाली दे रहा है सर? वो सबसे पहले मैडम ने उनको दी थी, और उन्होंने जब गाली दी और गाली की आवाज आती है उसके जवाब में मंदोखेल साहब ने भी गाली दी। ये फैक्चुअल वाकया यही है। मगर उसके बाद चौधरी साहब गोया बीच बचाव हो गया, फरीकैन ठंडे हो गए और शो फिर शुरू हो गया। ठंडे होके दोबारा शो हमने वक्त पे स्टार्ट किया, कोई लंबी ब्रेक्स नहीं ली, और उसके बाद इन अगले दो ब्रेक्स जो वो भी हुई और पूरा शो मुकम्मल हुआ, खत्म हुआ। इस दौरान जब ये लड़ाई हो रही थी तो इनके अपना स्टाफ, इनके अपने लोग भी अंदर आ गए थे। मेरा ख्याल उस दौरान में शायद किसी ने वीडियो बना ली होगी, कोई जब लोग ज्यादा आ जाते हैं स्टूडियो में तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमें आप ये कह रहे हैं कि आप या आपकी टीम की जानिब से ये वीडियो लीक नहीं की गई? आप बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी आप एक्सप्रेस में आप खुद भी रहे हैं, आपको इस सिस्टम का पूरा पता है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई एक्सेस नहीं होता। ये सारी वीडियोस लाहौर जाती है और वहां से रिले होती है। तो शाम साहब अगर नहीं, मगर क्या फरीकैन ने एक दूसरे को माफ कर दिया और रफा दफा हो गया मामला? सर कानूनी चाराजोई करने जा रही है फिरदौस जी। रफा दफा इसमें नहीं हुआ था, लेकिन ये इस चीज पे कन्विंस हो गए थे कि ये शो मुकम्मल करेंगे और इस दौरान ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। ये तो है चौधरी साहब, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा का बयान जो मैंने रिटन रखा उनकी वीडियो सुनने के बाद और आपके सामने रखा ताकि आप जवाब दें। दूसरा, कादिर मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि मुझे तो भागना पड़ा और मुझे कमरे में शायद कुंडी लगानी पड़ी, ये भी वाकयाती तौर पर दुरुस्त है? हाँ जी, आखिर में हुआ था ये। जब ये शो खत्म हो गया तो मैडम दोबारा उसकी तरह लपकी और वो वहां से स्टूडियो से निकले, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने स्टूडियो को बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो, और मैडम अंदर रह गई। मैडम और हम सब अंदर रह गए और वो इसमें से वहां से स्टूडियो से भागे। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैडम ने जो दूसरी बार वो शो के बाद उनके ऊपर जो अटैक किया था उसमें वाकई उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू किया। ये बात उनकी ठीक है। चौधरी साहब, ये वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे हैं, इसमें जो मेज़बानों की या एंकर्स की ज़िम्मेदारियाँ, सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारियाँ, उन पर भी सोशल मीडिया पर ख़ासी तनकीद की जा रही है। मिसाल के तौर पर जिस बेबसी के साथ आप खड़े थे उसकी भी मीम्स बनाई गई और कहा गया कि ये आप खामोशी से इसको देख रहे थे। देखिए, वो उसकी वजह कुछ चंद सेकंड का क्लिप है और उसी के बाद हमने सबको बिठाया, ना सिर्फ रोका उस लड़ाई को बल्कि उस शो को बिठाया, उस शो में बिठाया और प्रोग्राम पूरा किया। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि रोक के अपना शो मुकम्मल करें। तो साहब, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं आइंदा के लिए? नहीं, देखिए सर, एहतियाती तदाबीर इसमें कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि या तो दीवारें रख दें मेहमानों के दरमियान, कोई केबल्स बना दें, तो एक उस साइड पे होगा, एक उस साइड पे होगा, और वो जो शीशे होंगे वो भी बुलेट प्रूफ हो ताकि एक दूसरे को तोड़ के एक दूसरे को ना मार सके। या फिर दूर दूर बिठा के 15 DSNGs लगा दी जाए, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के शो किया जाए। इसमें नहीं हो सकता सर ये, और ये शो अगर लाइव होगा तो उसके अंदर ये सारे मामला अहले सियासत को खुद ही अपने लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। ये खुद ही रोकना है कि अगर आप सियासतदान हैं और आप 2-2 लाख वोट लेकर आते हैं तो क्या आपको अपनी जुबान पे भी कंट्रोल नहीं, आपको जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। चौधरी साहब, एक वक्त था कि जब यही सियासतदान आपके स्टूडियोज़ में, हमारे स्टूडियोज़ में बैठकर शीरो शक्कर होते थे, चाय पीते थे, खुशकपियाँ लगाते थे, ऑन एयर थोड़ी बहुत देखते थे, छेड़खानी करते थे, लेकिन नौबत यहाँ तक नहीं आती थी। ये क्या ऐसा हुआ, वजूहात क्या हैं कि अब आए रोज़ हमें? मेरा ख्याल है ये सोसाइटी के अंदर ना एग्रेशन बढ़ गया, और ये एग्रेशन आपको सिर्फ जो टेलीविजन पे नजर आ रहा है इससे 4000 गुना तो सोसाइटी में नजर आ रहा है। अब जब हेट स्पीचेस होंगी हर तरफ और जब डंडे मारे जाएंगे,
गाड़ियां तोड़ी जाएंगी और रियासत बेबसी से साइड पे खड़ी होकर देखती रहेगी, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा यही होना है। मैं समझता हूँ हमारे शोज में तो बड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, उससे पहले जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है, जो पार्लियामेंट, आज पार्लियामेंट में आप देख लें कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह और जिस एग्रेसिव तरीके से वो बात कर रहे थे, उसको देखने के बाद लोगों के दिमाग पे क्या असर होगा, या उसका जवाब जो एहसन इकबाल साहब दे रहे थे, या उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब और जमिया शहबाज शरीफ, इन सब लोगों के आप क्लिप्स पार्लियामेंट में देख रहे हैं, उनके अंदर जो इतना एग्रेशन है, ये एग्रेशन पूरी सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब माशरे के अंदर जो है ना, लोगों के अंदर भी ये उबाल आ रहा है, लोग भी इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। तो सब ये बात दुरुस्त है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा हूँ या कादिर मंदुखेल साहब हूँ, इस प्रोग्राम के बाद दोनों ने आपसे बेपनाह शिकवे किए हैं? अब वो कुदरती बात ही आसान काम होता है ना जी, आप एंकर पे डाल दें तो मुझे कोई ये बताएं ऐसी कि आप खुद शो करते हैं, कोई ऐसी वैक्सीन, आप शो करते हैं, मैं कोई आपके ऐसी पास वैक्सीन लगाई जाए जिससे कोई टेम्परेचर नीचे आए? नहीं सर, कुछ भी। अब आप देखें लाइव शो कर रहे हैं, मैं आपको गाली दे देता हूँ इस शो में, तो आप क्या कर लेंगे? चली जाएगी। तो वो मसला यही होता है कि हम आखिर में बड़े आराम से आप पे डाल देते हैं कि जी आपके शो में बदतमीजी होगी, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? देखिए किस तरह रोक सकते हैं लोगों को, किस तरह कर सकते हैं? या तो ये है कि गवर्नमेंट ये फैसला कर ले कि आइंदा सारे शो रिकॉर्डेड होंगे, कोई लाइव शो नहीं होगा, तो टेलीविजन लाइव नहीं चलेगा, फिर तो चले कंट्रोल किया जा सकता है। अपने तौर पर भी तो फैसला किया जा सकता है ना। अगर ऐसे मेहमान आ जाएं जो अपने आप को काबू न कर सकते हों, तो फिर लाइव शो से गुरेज किया जा सकता है। लेकिन शामी साहब मसला ये है कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा मेहमान जो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा? इसका कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सीजन लोग हैं, इनकी उम्रें देख लें, इनके तजर्बे देख लें। फिरदौस आशिक अवान साहबा 5 बार वजीर रह चुकी, 6 बार वजीर रह चुकी हैं, वो इस वक्त भी पंजाब की नुमाइंदगी करती हैं, वो मशीर इत्तलात हैं। आपने अल्टीमेटली उन्हीं को लेना है, अगर गवर्नमेंट से वर्जन आपने लेना है तो आपने उन्हीं को लेना है। कल पंजाब में बिजली बंद थी तो उन्हीं को आपने शामिल करना है, उन्हीं से पूछना है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुआ जो है उसके सिवा कोई चारा नहीं है। नहीं, वो अल्टीमेटली एक एसओपीज गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट अगर ये मुख्तलिफ पार्टीज और इनके जो रहनुमा हैं ये नोटिस लें, अपने अपने तौर पर इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को नोटिस लेना चाहिए, और देखना चाहिए अपने फॉलोअर्स को रोकें और उनके लिए कुछ ज़ाब्ता बनाएं, तो ये बात मुनासिब हो। इनकी ट्रेनिंग भी करवाएं कि शो क्या होता है, इंप्रेशन क्या होते हैं, अच्छा, तू कैसे करनी है। जावेद साहब एक इससे कतई नजर, अब एक बात, मैं आज आपका जो कॉलम है मलक रियाज पर मैंने पढ़ा है, बड़ी मेरी तबीयत है, बड़ा तकद्दुर हुआ उसमें। मलक साहब का मैं भी बड़ा मद्दाह हूँ। ये किस तरह हमारी जो ये नफ्सियात है, जिस तरह से हम जो शख्स आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है उसके पूरा एक सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है, ये क्या करें क्या इसका हम? सर 3 चीजें हैं हमारी सोसाइटी में। हम में से हर शख्स एंटी प्रोग्रेस है, खुद तरक्की नहीं करना चाहता, दूसरे को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि हम एंटी डेवलपमेंट है। कोई शख्स अगर डेवलप कर दे, आप आज हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दें लाहौर के अंदर, आधा लाहौर आपके खिलाफ हो जाएगा। आप सड़क बनाना शुरू कर दें, आप ये फैसला करें कि लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, सारा मुल्क डंडे लेके बाहर आ जाएगा। या आप अभी ट्रेन ML1 है ना, ये कह रहे हैं ट्रेन के हादसे के बाद आप आज ML1 स्टार्ट कर लें, शामी साहब कल उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह है कि एंटी डेवलपमेंट है। तो हमारी नफ्सियात में ये जो नेगेटिविटी घुस गई है, एंटी बिजनेस भी है, मनफियत घुस गई है। टैक्स जमा करें। देखिए हम मीडिया में बैठे, मीडिया को देख लें, इंतजामिया को देख लें, अदलिया को देख लें, यानी हम बिजनेस करने वालों के माफिया कहते हैं, तनकीद करते हैं, फिर इकोनॉमी जो है, और जो दुनिया जहान से लोगों को कहते हैं आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, उनको हम तरगीबात देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, और अपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी दुर्गत बनाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको तहतेक करने पर। मसला ये है कि इंग्लैंड है ना, बरतानिया है, अगर आप वहाँ पे इनकी पॉलिसी है कि अगर 2 लाख पाउंड आप बरतानिया में लेकर आए और आपने 3 लोगों को जॉब देनी है तो आपकी पूरी खानदान को शहरियत दे देंगे। यानी 3 जॉब्स की कीमत वो बर्दाश्त करते हैं कि आप सिर्फ 2 लाख पाउंड और 3 लोगों को जॉब देनी है आपने, और उसके बदले में आपके पूरे खानदान को इमिग्रेशन है, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, बड़ी सिविलाइज्ड, कनाडा में, मलेशिया में, तुर्की में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने अगर 500 लोगों को भी आपने जॉब दी हुई है तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। यानी जॉब देने वाला आदमी या काम करने वाला आदमी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योर हो जाएगा फौरी तौर पे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। लिहाजा हम एंटी बिजनेस है, एंटी डेवलपमेंट है, एंटी प्रोग्रेस है।
اور دنیا جو کامیاب ہے وہ پرو بزنس ہے, وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ پرو سکسیس ہے. وہ جب تک ہم یہ تینوں چیزیں نہیں آئیں گی ہم ترقی نہیں کر سکتے. شامی صاحب بالکل ٹھیک. چلیں جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر کمنگ بیک ٹو دی اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر ایک شعر ہے, کسی نے بھیجا ہے, ادھر پڑھ دوں تمہیں اچھا ہے, پتہ نہیں اب وہ کیا ہے. انہوں نے کہا یوں تو فردوس بھی ہو, عاشق بھی ہو, آوان بھی ہو, اس پہ کئی خواتین مائنڈ کر دیں گی. تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ پہلوان بھی ہو. یہ تو اتنے اہم شعر کے اوپر اس طرح کی مگر نہیں ہے, اچھا شعر ہے, یعنی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خواتین مائنڈ کریں گے, نہیں کوئی مائنڈ نہیں کریں گی. اچھا میں واپس اس نقطے پہ آتا ہوں. ایک تو سر یہ دیکھیے کہ اس واقعے کے بعد پیپلز پارٹی کے فالورز ہوں یا پی ٹی اے کے فالورز ہوں, اکثریت مجموعی طور پر سوشل میڈیا پہ ایک المیہ بیان کرنے جا رہا ہوں, انہوں نے اپنے رہنما کے عمل کو, فعل کو اور بیان کو جسٹیفائی کرنے میں توجہ دی, اور اس المیہ پہ غور کرنے کی توجہ نہیں دی کہ یہ انہوں نے کہا کیا اور فلاں نے کیا کیا. ایک تو یہ نقطہ ہے. اور دوسرا, جب آپ نے صحافت شروع کی, آپ بھی سیاستدانوں سے ملتے ہوں گے, ان سے بیٹھک کرتے ہوں گے, فیچر لکھتے ہوں گے, کالم لکھتے ہوں گے, کیا تب بھی سیاستدان اسی طرح سے جوشیلے اور اسی طرح سے یعنی ان کی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا, ہاتھ پہ کنٹرول نہیں تھا, یا تب کچھ سلیقہ طور تھا؟ تب تو آپ اور جناب کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی. آپ اور جناب کے بغیر, صاحب کے بغیر, ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھے, مولانا ابوالعلا مودودی, چودھری محمد علی, میاں ممتاز محمد خان دولتانہ, نور الامین, نوزاد انصر اللہ خان, دیکھیں نا, یہ سارے لوگ جو تھے یہ آپ اور جناب سے گفتگو کرتے تھے, صاحب سے, اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی, یعنی تو تڑاک تو کھا ہی نہیں گئی. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ جو تو تڑاک آیا ہے, یہ جو بے عزتی پروگرام ہے, جو گالم گلوچ ہے ہر وقت جو ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں. ایک سوال کا اور جواب چاہیے آپ سے سر مجھے, کہ اگر کوئی ماں بہن باپ ماں کی گالی دے تو لوگ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ پھر تو یہ کرنا بنتا تھا. کیا ریاست مدینہ سے ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ ریاست مدینہ کی اس بارے میں ہدایت کیا تھی جب کوئی گالی دے کیا کرنا دی نہیں گئی؟ لیکن ہم تو دن رات, آپ دیکھیے, سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, بڑا مشہور سلام ہے. ہر روز بچے ہم پہلے پڑھتے تھے پرائمری اسکول میں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. تو ہم تو ان کے پیروکار ہیں. گالی کے جواب میں بھی گالی کی اجازت نہیں ہے. اور ہم اس مملکت خداداد کو ریاست مدینہ کی طرز پر بنانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے, دیکھیے, ہمیں اپنے آپ پر قابو کرنا ہوگا, کوئی ضبط نفس کرنا ہوگا, اور گالی بھی کوئی دے اس کے جواب میں آپ گالی نہیں دے سکتے. گالی نہیں دینی چاہیے, آپ کو قابو کرنا چاہیے. ہمارے واصف علی واصف صاحب, ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں ابھی ہمارے دور کے, وہ کہتے تھے, وہ ہمارے الطاف حسین صاحب کا نعرہ تھا نا کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. وہ کہتے تھے نہیں, ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں, ہم اپنے جیسے, ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہمیں سکھایا گیا. بالکل, ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کر رہے ہو. ہم تمہیں اپنا لیڈر نہیں مانیں گے, تمہارے مشتعل کرنے کے بعد تمہیں فالو نہیں کریں گے. ایک ہی بات سمجھ آتی ہے, حسن اخلاق سے پوری دنیا کی کایا پلٹی گئی, حسن اخلاق سے پتھر دل نرم کیے گئے, حسن اخلاق سے لوگوں کو. اگر ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے اور آپ اس کے جواب میں گالی دیتے ہیں تو آپ نے اس میں فرق کیا؟ تو آپ نہیں, آپ اس کو لیڈر بنا لیتے ہیں اپنا, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ اس کے راستے پہ چل گئے. بالکل ٹھیک, آپ نے اپنا راستہ چھوڑ دیا. آپ کو اپنا راستہ نہیں چھوڑنا. اور ہم تو کبھی جن لوگوں پہ انتہائی شدید تنقید کرتے تھے, آج تک جناب صاحب اس سے ہٹ کر خاتون بھی اگر ساتھ بیٹھے, چاہے انہوں نے زیادتی کی. ہمارے گھر کا تو کلچر یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو تھے, پنجابی گھروں میں تو تڑاک سے بات ہوتی ہے, وہ تسی سے بات کر, ہمیشہ کبھی ہمیں تو نہیں کہا, تسی. اور ہم اپنے بچے جو ہیں نا ان کو صاحب سے بلاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو بھی صاحب. اور ہمارے بچے جو ہیں, پوتے نواسے, اپنے ڈرائیور, اپنے چوکیدار, اپنے ملازم, ان کو انکل کہہ کے بلاتے ہیں, بھائی کہہ کے بلاتے ہیں,
साहब कह के बुलाते हैं। बिल्कुल उम्दा रिवायतें जो आगे बढ़नी चाहिए, और बिलखुसूस ये कि अगर लेट्स से कि फरदौस आशिक अवान साहबा की जानिब से कोई गलती हुई तो भी कादर मंगू खिल साहब को भी चाहिए था कि वो एक खातून का एहतराम करते, इस हद तक ना जाते। नहीं देखिए, अज़मा बुखारी वहाँ मौजूद थी, लेकिन क्योंकि वो खुद उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, इसलिए हमने उनको जहमत नहीं दी, किसी को नहीं जहमत कि लोग ये ना समझें कि भाई हम कोई मुहाज कायम कर रहे हैं। में नहीं, फरदौस आशिक अवान साहबा भी हमें बड़ी अजीज़ हैं, बड़ा उनसे करीबी ताल्लुक है, ज़ाती ताल्लुक है, जब वो मेडिकल की स्टूडेंट थी उस ज़माने से। और मंदोखेल साहब जो हैं वो भी बड़ी स्ट्रगल करके आए हैं, MNA बने हैं। हमारी गुजारिश ये होगी, और हमारी गुजारिश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी होगी, बिलावल भुट्टो साहब से भी होगी, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से भी, खुदा के लिए अपने अपने जो ये फॉलोअर्स हैं इनको कुछ ना कुछ तो लगाम दे दें, थपकी ना दिया करें, थपकी ना दिया करें। थपकी देने से आप नौजवान नस्ल को क्या सिखा रहे हैं? थपकी देने से काम खराब हो रहा है। बिल्कुल, एक ब्रेक और फिर कुछ थपकी की बारी आन पहुंची है मुल्क की मईशत की भी। ब्रेक के बाद उसका जायजा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, नए माली साल के लिए वफाकी हुकूमत का 8,000 अरब रुपयों से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। इससे पहले आज जो इक़्तिसादी सर्वे था उस पर शौकत तरीन साहब और दीगर वज़ीर और मशीर आज मौजूद थे, जिन्होंने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसील से बात की अपने अपने शोबाजात के हवाले से। 3 बुनियादी बातें हैं, एक तो FPR रिफॉर्म्स और दीगर जो ग्रोथ है उसको कैसे मुस्तहकम करना है, इस पर बात की तफसील से उन्होंने। और दूसरी अहम बात ये थी कि हमने अपने मुल्क में महंगाई कैसे कम करनी है, IMF के साथ मामलात पर भी उन्होंने बात की। और एक अहम नुक्ता और उठाया कि निजकारी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, ये कब और कैसे होगी ये अगली मौजू है। शामिल साहब इशारे मुस्बत हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे भी बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। रुकावटें कहाँ हैं, और जो आज शौकत तरीन साहब ने जो गुफ्तगू की थी सुनने के बाद आपकी फ़हम क्या बनी, कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ जाने की तैयारी है? देखिए, एक तो सेटबैक हुआ जब हुकूमत आई PTI की, और जो अनसर्टेनिटी आई असल में 2017-18 के बाद, उससे हमारी इकोनॉमी को सेटबैक हुआ। हम यानी करीबन 6% के करीब पहुंच गए थे ग्रोथ रेट, जो ड्रॉप हुआ और मनफी उस पे आ गया। फिर कोरोना आया, और अब यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर गई है, रिकवर हो रहा, यानी एक तो अब तो उन्होंने कहा 2 करोड़ लोग जो हैं कोरोना से बेरोजगार हुए, और अब सिर्फ उनकी तादाद 25 लाख रह गई। ये माना है उन्होंने शौकत तरीन साहब ने। देखिए, ये शौकत तरीन जो है ये तीसरे वज़ीर ख़ारिजा है। जी और चौथे कह लें, अगर एक दिन का वज़ीर ख़ारिजा हमारे अहमद अज़हर को मान ले तो वज़ीर ख़जाना, सॉरी वज़ीर ख़जाना, तो वज़ीर ख़जाना चौथे हैं या तीसरे हैं? चौथे सर। लेकिन देखिए, मैं इनका बहुत मद्दा हूँ। एक तो इनके जो वालिद थे ना, कर्नल जमशेद तरीन, वो तहरीक पाकिस्तान से इनको बड़ा ताल्लुक़ था, नज़ामी मरहूम के साथियों में से थे। फिर वो फ़ौज में चले गए, तो ये नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जो है ना, उसके जो कारकुनान पाकिस्तान थे उनके चेयरमैन रहे, इनके वालिद साहब, और बड़े कमिटेड आदमी थे। और ये उन्होंने ये जो कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ, उसके नज़रिए के साथ, ये इनको विरासत में मिली नजर भी आती, ठीक। और दूसरी बात, ये बड़े असर्टिव हैं, तो टोक बात करते हैं, लगी लिपटी नहीं रखते, खुशामद का शौक नहीं है। तो ये हबीब बैंक जो है, नवाज शरीफ साहब के दौर में आए थे, हबीब बैंक को इन्होंने टर्न अराउंड किया, और बड़ा घाटे में था शदीद, और उसके बाद उसको फिर उसकी निजकारी मुमकिन हुई। आज उसकी मिसाल भी दे रहे थे। और बड़ा अच्छा इंतखाब है यानी इमरान खान साहब का। एक तो शौकत तरीन जो वज़ीर ख़जाना बने, और दूसरा जो हमारे जमशेद इकबाल चीमा जो है, वो जो वज़ीर मुशीर ज़राअत बने, वो भी बहुत ढंग के आदमी हैं। उसकी भी एक ख़ास वजह यह कि उनकी ग्रास रूट पे और किसानों के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र और उससे ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से रेलिवेंट है वो। जो बातें हम चाहे किसी को पसंद हो या ना, मुतालबे कर रहे थे, वो सारी बातें खुद शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, नया टैक्स नहीं लगाएंगे, बेस में इजाफा करेंगे। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको ऐड करेंगे, उन तक हमारा पाथ पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, ये विद होल्डिंग टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनको कम करेंगे और बिल आखिर ख़त्म करेंगे। देखें ना, ये मुतालबा है। फिर कहते हैं कि हम FBR का रोल कम करेंगे, ऑडिट जो है उसको महदूद करेंगे। वो कहते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, 3 से 4% जो हैं सारिफिन, उनका हम सिर्फ ऑडिट करेंगे, लोगों में एतमाद देंगे। एक यानी पहले एक शौकत अजीज़ साहब के दौर में अब्दुल्ला यूसुफ जो थे चेयरमैन बने थे FBR के,
اور ایک بڑا ہماری ایک منظر تبدیل ہوا تھا. اب ایف بی آر کے اور لوگوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ بحال کریں گے. تو یہ ساری چیزوں پہ وہ زور دے رہے ہیں جو ان سے مطالبات ہوتے رہے. آپ دیکھیے اصل بات کیا ہے پاکستان. اب آئی ایم ایف جو ہے اس کے بارے میں شوکت ترین کی گفتگو دیکھ رہا تھا فرحان بخاری صاحب سے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیونکہ امریکہ جو واپس جا رہا ہے اس وقت افغانستان سے, تو اس کو جو پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اس میں امکان اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے بات چیت نتیجہ خیز ہو جائے, اور ایف ایف جو ہے فیٹف جو ہے اس سے بھی کچھ تھوڑا ہاتھ ہلکا ہو جائے وہاں سے. تو یہ ایک, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں کریں گے, ہم اس کو ٹارگٹ پورا کریں گے ٹیکس کا, لیکن اس کو وصولی بہتر کرنے سے کریں گے, نیٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو ساری یقین دہانیاں کرا رہے ہیں. تو ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب موجود ہیں, سابقہ چیف اکنامسٹ رہ چکے ہیں پاکستان میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکنامک سروے پہ اور بجٹ پہ شامی صاحب بات کر رہے ہیں, خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اکانومی کو, یعنی کوئی امید کی کرن جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے جیسے حکومت کے وزراء ہمیں یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں؟ شامی صاحب, پہلے تو آپ نے بہت خوب کہا, وہ پہلے وزیر خارجہ ہی تھے, وزیر خزانہ اب آئے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ معیشت اٹھ رہی ہے. معیشت کو اٹھانے کی بات تو کافی دیر سے ہو رہی ہے, اور میں وزیر اعظم کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ معیشت کو اٹھانا ہے. لیکن معیشت وہ جو کہتے ہیں نا اتھا گہرائی, اس میں گر گئی تھی. تو اٹھنا کو اس نے اب تھا ہی, ٹھیک, اور اس اٹھان کو وی شیپ قرار دیا جا رہا ہے. جی اچھا, وی شیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ گرے تھے آپ وہاں واپس آ گئے. تو آپ نے خود ابھی بتایا کہ یہ گرے تھے کوئی 5.5% جب تھا, اس سے نیچے گرے. تو اب جب تک یہ 5.5% تک نہیں آتے, یہ یو شیپ ہے, وی شیپ نہیں ہے. ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے. یعنی جتنا پیچھے گئے تھے اتنا ہم اس کو آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی وہاں سے اڑان نہیں کی ہم نے. جی نہیں. اچھا, تو اب یہ جو شوکت ترین باتیں کر رہے ہیں یہ اچھی باتیں ہیں, لیکن اچھی باتیں سن کے ہم شامی صاحب کچھ تھک نہیں گئے, کیونکہ یہاں وہ جو کہتے ہیں کہ فلسفی بس انٹرپریٹ کرتے ہیں دنیا کو, لیکن دنیا کو تو تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے راستے میں کیا رکاوٹ آئے گی؟ پہلے آئی ایم ایف کا پہاڑ کھڑا ہے اور اس میں یہ فورن پالیسی کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکس بڑھائے بغیر ہم ٹارگٹ پورا کریں گے, جی یہ ایف بی آر جس کو میرے خیال میں تو گھر بھیج دینا چاہیے تنخواہ اور پینشن کے ساتھ, اور نئی آرگنائزیشن شروع کرنی چاہیے. مدتوں سے وہ کہہ رہے تھے اور پہلے یہی لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ ہم ٹیکس بڑھائیں گے نہیں, ٹیکس ایڈمنسٹریشن امپروو کریں گے. لیکن اب نئے لفظ آ گئے ہیں. یہ تھیوری تو ٹھیک ہے کہ اگر اکانومی کو اٹھا لیں تو ٹیکس خود بخود بڑھیں گے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کے سیکٹر یا طبقے ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں, بجائے پرانے سیکٹر اور لوگوں پہ ٹیکس لگانے کے. تو سب سے بڑا تو اس میں زراعت ہی ہے. مگر وہ زراعت والے تو کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بڑے بوجھ تلے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں بڑی کم رہ گئی ہیں, اس لیے چھوٹے چھوٹے رقبے زیادہ ہیں. یہ سب سے بڑے چھوٹے چھوٹے رقبے کو کچھ ٹیکس دینا ہی نہیں شامی صاحب, یعنی 15 ایکڑ تک تو معاف ہونا چاہیے. وہ جی جتنی انکم ٹیکس میں آپ کو اور مجھے ایگزمپشن ہے اس کے مطابق تو اس سے بھی زیادہ ایکڑ کو معاف ہوگا. ڈاکٹر صاحب وہ کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے, کہنے لگے انکم ہیز ٹو بی ٹیکسڈ, کنزمپشن ہیز ٹو بی ٹیکسڈ. دو ہی چیزیں ٹیکس کر سکتے ہیں. تیسری یعنی اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو ملک کو نقصان, ٹریڈ پہ ٹیکس اگر کرتے ہیں, ٹریڈ ایکسپورٹ یہ وہ اس پہ نہیں, وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کنزمپشن پہ بھی ٹیکس وہاں سے لینا جو کنزمپشن کا پوائنٹ ہے.
ये ठीक तो है। कभी आपके अकाउंट से काट लेते हैं, कभी आपकी इंपोर्ट से काट लेते हैं, कभी एडवांस टैक्स ले लेते हैं, अच्छा, कभी शाम साहब, डॉक्टर साहब आप करते सजेस्ट हैं। क्या करेंगे? शाम साहब, एक गुजारिश है कि वक्त कम रह गया, हाँ तो जी। वो जो निजकारी वाला मामला है कि जो कहते हैं कि इदारे तो लॉस उन्होंने में हैं, उन्होंने ये उनकी वादा किया मैशत कि पर बड़ा- निजकारी हम कर गुजरेंगे। हाँ जी, कम से कम 15 इदारों की तो उन्होंने बात की है कि जी बोर्ड आप बनाएंगे क्या जिसमें आपको bureaucrat भी नहीं तवक्को होगा, है कि politician कुछ भी कर नहीं होगा। लेंगे? देखें शामी साहब, निजकारी का एक मौसम होता है। इकोनॉमी ठीक चल रही हो, रोजगार बढ़ रहा हो, तो उसमें आप कुछ बेरोजगार शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी इकोनॉमी उठना शुरू हुई है, तो आप इस तरफ चले जाएंगे तो अपने लिए मसाइल खड़े करेंगे। लेकिन इनके पास अगर कोई जादू की छड़ी है तो मोस्ट वेलकम। ठीक, ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। शाम देखिए साहब, देखिए करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ, बल्कि खत्म हो गया तकरीबन। और जो ओवरसीज हाँ, पाकिस्तानी उनकी जानिब से जो तरसीलात उनकी तरसीलात जो हैं बड़ी हैं। रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड उसकी वजूहात जो भी हों कि बाहर लेकिन fact ट्रैवलिंग नहीं हो रही, हज नहीं हो लेकिन रहा, सर fact तो है। उम्रा नहीं हो रहा, मगर हकीकत ये है कि एक नया एक खून की बोतल नहीं लगी, ग्लूकोज की बोतल लगी है पाकिस्तानी मईशत। और ये एक पहाड़ था करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इसको ख़त्म किया गया है या नाकाबिल जिक्र हो गया है। तो ये तो एक कामयाबी हुई है। ठीक। और इसलिए अब हमें देखना यह है कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो टारगेट मुतय्यन किए जा रहे हैं, वो कैसे पूरे होंगे। उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, सियासी उसके लिए अमन और सुकून चाहिए, उसके लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बातचीत चाहिए, एक रिश्ता चाहिए, आपस में मुकालमा चाहिए, एक सिस्टम पर एतमाद चाहिए, उसका इस्तेहकाम चाहिए। ठीक, अगर यही ये नुस्खा है। सियासत हमारी जो है पहले भी मईशत को ब्रेक निकलती रही है, हाँ, ब्रेक अब भी कहीं निकल ना जाए, बिल्कुल ठीक। ये खौफ है। आपको याद होगा हर बजट से और इक़्तिसादी सर्वे से के दौरान हम जब भी आपसे मुखातिब होते हैं तो सर्वे में मुल्क भर में भैंसों की, भेड़ों की और दीगर जो मवेशी हैं जो कारामद है उनकी तादाद भी बताई जाती है। तो हम गधों की तादाद बढ़ गई हाँ, है। वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस साल गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ है इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक। माशाअल्लाह। और मौजूदा गधों की कुल तादाद 56 लाख तक पहुँच चुकी है, जो मुल्क की तारीख अच्छा। में अब तक सबसे ज़्यादा। जामिल साहब, खालिद लतीफ़ साहब जमानत पे रहा हो गए हैं, चले, बड़े उनको मुबारक हो। एक ब्रेक सर आगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।